Hello everyone. Good evening to all of you. Good evening and welcome to the session. Okay, so we'll start. So अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे थे एंड वी सॉ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देयर. ठीक है, तो आज हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे. तो बेसिकली आज हम लोग वर्क डन बाय स्प्रिंग के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं. वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है. सो जो वर्क डन बाय स्प्रिंग है, this is given by the formula minus k by 2 into x final का होल स्क्वायर माइनस x इनिशियल का होल स्क्वायर. ये आपका बेसिक फॉर्मूला है फॉर वर्क डन बाय स्प्रिंग, which is minus k by 2 into x final का होल स्क्वायर माइनस x इनिशियल का होल स्क्वायर. x final represents final extension of spring from natural length and x initial represents initial extension of spring from natural length. अब थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है. इसका बेसिक समझते हैं थोड़ा, ठीक है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, सो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि सपोज वी आर हैविंग ना, इसको समझना, इसके अंदर का फिजिक्स समझना है अभी, ठीक है. सपोज वी आर हैविंग दिस सिचुएशन कि एक स्प्रिंग है और ये मास m है, ठीक है. ये मान लो मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है. अभी इसको मैंने पुल किया है यहाँ पे, और ये जो है ये मेरा इनिशियल एक्सटेंशन है, ठीक है. एंड लेट अस से दैट हमने इसको पुल करके यहाँ से इनिशियल एक्सटेंशन से फाइनल एक्सटेंशन पे ले गए हैं. एंड लेट अस से दिस इज माय फाइनल एक्सटेंशन. सो ये जो वर्क डन बाय स्प्रिंग मैंने लिखा है k by 2 माइनस k by 2 x फाइनल का होल स्क्वायर माइनस x इनिशियल का होल स्क्वायर, ये आया कैसे ये समझते हैं. तो ये जो दो पोजीशन है, इनिशियल एक्सटेंशन और फाइनल एक्सटेंशन, इसके बीच का हम एक कोई भी x एक्सटेंशन की बात करते हैं. मान लो x एक्सटेंशन जब था नेचुरल लेंथ से, तो इस मास के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, सब लोग फील करें, इस मास के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या लग रहे हैं?
free body diagram is again the most important part in mechanics. You just cannot do anything without free body diagram. So free body diagram की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपका. अगर एक हद तक हम बोलें कि आपकी किनेमेटिक्स वीक है तो चलेगा, लेकिन आपकी फ्री बॉडी डायग्राम कॉन्सेप्ट्स और फोर्सेस को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप फिजिक्स में मैक्सिमम एरियाज में आप अच्छा करने के काबिल हो जाओगे. ठीक है. सो जब मैं एक एक्सटेंशन x की बात कर रहा हूं, ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एन एक्सटेंशन x, ध्यान से सुनना. तो इस एक्सटेंशन x पे, इस एक्सटेंशन x पे इसके ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो लग रहा है kx. अब हम इस कंडीशन से इसको एक स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं dx का. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है. कॉन्सेप्ट ये है कि सर व्हाई वी आर गिविंग अ स्लाइड डिस्प्लेसमेंट dx. तो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि वर्क डन का जो बेसिक डेफिनेशन है विच इज dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट ds वेक्टर. ये है वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन. अगर फोर्स कांस्टेंट है, सुनना ध्यान से, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना इसको. इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन ये टोटल वर्क डन, दैट इज वर्क डन टोटल जो है, दैट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ dw which become integration of f vector dot ds vector. तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है या फिर 0 डिग्री है या फिर जो भी पर्टिकुलर एंगल है, मान लो इस केस में हम कैसे करेंगे. अगर f कांस्टेंट है, याद करो मैंने एक चीज सिखाई थी कि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है. याद है मैंने बताई थी ये बात. So this thing will be equal to f vector dot integration of ds vector, which one will become equal to f vector dot s vector. छोटे छोटे ds को ऐड करेंगे तो टोटल जो हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐड करने पर आ जाएगी वो s वेक्टर है. ये क्या बात हुई सर, मैं बताता हूँ. मान लो ये पहला डिस्प्लेसमेंट है ds1 का, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है ds2 का, तीसरा डिस्प्लेसमेंट है ds3 का, चौथा डिस्प्लेसमेंट है ds4 का. देखो ये सब एरो हेड टू टेल कैसे अरेंज हो रहा है. तो अगर हम इनको ज्वाइन करें, क्या नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ये वेक्टर विच इज माय एस वेक्टर. तो इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर जो है, दिस विल गिव मी एस वेक्टर. तो ये f वेक्टर डॉट एस वेक्टर आ जाती है. बट दिस इज विद एन एजम्पशन. एजम्पशन क्या है? एजम्पशन है फोर्स कांस्टेंट. लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं हुआ तो हम इस फोर्स वेक्टर को इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ला पाएंगे. मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जो भी बच्चा मेरे पास फिजिक्स पढ़ रहा है उसको इतना बेसिक इंटीग्रेशन का नॉलेज हो. और अच्छी बात यह है कि ये मैंने पढ़ाया है आपको. ठीक है. आई होप यू हैव गॉट द क्लैरिटी ऑन दिस. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड डिस्प्लेसमेंट dx दिया है, क्योंकि मेरा फोर्स वेरिएबल है. तो जो छोटा सा वर्क डन dw होगा मैं उसको लिखूंगा विच इज f वेक्टर डॉट ds वेक्टर. f वेक्टर क्या है? f वेक्टर इज kx, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, माइनस आई कैप dot ds vector. ds is happening in the x direction, so I will replace or I will write it as dx into I cap. So this one will be equal to kx minus kx dx. ये समझा क्या आपने? क्योंकि ये माइनस आई कैप डॉट आई कैप करूंगा तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है और माइनस आ गया आगे. दिस इज व्हाट इज योर dw. सो टोटल वर्क डन जो होगा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस. क्या ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? देखो फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो जाता है बेसिक डेफिनेशन पे. अब आगे हम जो भी कर रहे हैं ये मैथ्स कर रहे हैं. आर यू ऑल कंफर्टेबल विद इट? आर यू ऑल कंफर्टेबल विद इट? तो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ dw व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस kx dx. ये समझा क्या आपको? आई होप यू गॉट दिस. क्या इस माइनस को मैं इंटीग्रेशन के बाहर कर दूं, k को बाहर कर दूं, तो माइनस के आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx. अच्छा, अब इसके लिमिट्स डालने पड़ेंगे. लिमिट्स कहां से कहां तक? क्या इनिशियल से फाइनल एक्सटेंशन तक. ठीक. तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा विल आई गेट माइनस के इंटू, ध्यान से देखो, क्या ये हो जाएगा x² by 2
और x की वैल्यू वेरी करेगी x इनिशियल टू x फाइनल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस इंटीग्रेशन। तो ये आ रहा है आपका x फाइनल का होल स्क्वायर माइनस x इनिशियल का होल स्क्वायर। मान लो किसी को ये बेसिक वर्किंग में क्लैरिटी नहीं है, एटलीस्ट बच्चे को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी वो वर्क डन बाय स्प्रिंग के सवाल बना पाएगा। क्या क्लियर है ये फंडा? आई होप यू अंडरस्टूड इट क्लियरली। क्लियर है ये एवरीवन? सो वर्क डन कैसे आया माइनस के बाई टू एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन ये है। आप किसी भी बच्चे से, जो बच्चा केयरलेसली पढ़ा है या फिर जिस बच्चे ने अच्छे से उसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, उसको अगर आप वर्क डन का डेफिनेशन पूछोगे, वो बिंदास ये डेफिनेशन बोलेगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये गलत है, ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन है ही नहीं। क्या बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन ये है, और अप्रोक्सीमेशन के बाद यही इसमें बदलता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बट बेसिक आपका डेफिनेशन ये है। क्या आपको समझा है मेरा बात, मैंने क्या बोला? एवरीवन गाइस क्लियर है? सो दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है, अभी इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं, बेसिक बेसिक सवाल की। सपोज मैंने आपको एक सवाल दिया, मैं दूसरे पेज में चला गया विदाउट आस्किंग यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट राइट। सपोज मैं बोलता हूं इधर, ठीक है, सपोज इफ आई से एक मास m है, ये और ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है। सपोज इफ आई टेल यू मास की वैल्यू जो है ये है 10 kg, k की जो वैल्यू है ये है 10 न्यूटन पर मीटर। सो क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स टू stretch the spring by 10 सेंटीमीटर। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला, अभी सर ने एक्सप्लेन किया, माइनस के बाई टू इंटू एक्स फाइनल का होल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का होल स्क्वायर, राइट? यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज स्प्रिंग इनिशियल कंडीशन में अनस्ट्रेच थी, मतलब ये नेचुरल लेंथ पे थी, तो एक्स इनिशियल क्या हुआ? 0। और एक्स फाइनल क्या हुआ? कि एक्स फाइनल है स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर, तो एक्स फाइनल क्या? 10 बाय 100 विच इज 0.1 मीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग इज माइनस के बाई टू विच इज माइनस 10 बाई टू into x final, and what is that x final? X final is 0.1 का whole square minus x initial. What is x initial? It is 0 का whole square. क्या ये समझा सबको? So we got our answer as minus 5 into 0.1 का whole square, which is minus 5 by 100, which is minus 1 by 20 joule. ये मेरा आंसर है। समझे? बेसिक सवाल क्लियर है ये? सपोज मैं दूसरा सवाल देता हूँ, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग, find the work done by spring when a block is moved from x equal to minus 5 centimeter compression to x equal to plus 5 centimeter extension। क्या आप इसका जवाब दे सकते हो? Find the work done by spring when the block is moved from minus 5 centimeter compression to 5 centimeter extension। बता सकते हो आप? Quickly everyone, can you give me the answer to this? बेसिक फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। क्या ये हो जाएगा? माइनस के बाई टू इंटू एक्स फाइनल का होल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का होल स्क्वायर। एवरीवन क्लियर है? के की वैल्यू कितनी है? वही 10 न्यूटन पर मीटर। ये जो डेटा है इसी को लो, 10 बाई टू नेगेटिव एक्स फाइनल की वैल्यू प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन कितना है?
एक्स फाइनल एंड एक्स इनिशियल क्या है, मैंने आपको लिखाया था ऑलरेडी प्रीवियस पेज में, देखो व्हाट इज एक्स फाइनल, इट इज द फाइनल एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, इनिशियल एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, फाइनल एक्सटेंशन और कंप्रेशन, इट इज इनिशियल एक्सटेंशन और कंप्रेशन। अब ये कंप्रेशन से एक्सटेंशन जा रहा है। अब देखो एक्स फाइनल है +5 का होल स्क्वायर और एक्स इनिशियल है -5 का होल स्क्वायर, बट बिकॉज ये स्क्वायर है तो प्लस और माइनस अपना सिग्निफिकेंस खो देंगे, क्या रिजल्ट आएगा 0। क्या ये समझा, रिजल्ट आएगा 0। क्या क्लियर है ये फंडामेंटल? क्लियर है ये एवरीवन? क्लियर है ये एवरीवन? देखो ठीक है, क्लियर है। एक सवाल दे रहा हूं मैं, देखो बेसिक सवाल शुरू कर रहे हैं। ये मास m है, ये वेलोसिटी v0 है, ये लेंथ l है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज म्यू। मैं लिखता हूं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड, डेटा नोट करें, इज म्यू, ठीक है। इनिशियली स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, इनिशियली स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, पहला पार्ट है फाइंड मिनिमम स्पीड, फाइंड मिनिमम स्पीड v0 required to be given to block so that maximum compression is L। देखिए ये डिस्टेंस L पे इनिशियली मास m लोकेटेड है, कितना मिनिमम वेलोसिटी v0 दूंगा so that the spring gets compressed by a distance L। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? अभी आपने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ लिया, तो इस सवाल का जवाब कैसे दोगे आप? देखो सबसे पहली बात ये समझो, सबसे पहली बात जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सो आई एम गेटिंग रेस्पॉन्स फ्रॉम पीपल। सबसे पहले जो मैंने आपको ये सिखाया है, ये कभी ना सोचे कि हम वर्क पावर एनर्जी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे तो कुछ ना कुछ वर्क पावर एनर्जी का लगेगा।
ऐसा सोचें कि मान लीजिए क्वेश्चन 34th क्वेश्चन आया आपके 45 क्वेश्चन सेट में, या 30 क्वेश्चन सेट में 20th क्वेश्चन आया, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे देखोगे? तो मैंने आपको पहला एक पॉइंट सिखाया है कि अभी किसी भी क्वेश्चन में अगर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इन्वॉल्व हो, तो क्या हमें वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचना चाहिए? याद है मैंने ये पॉइंट आपको बताया था हमेशा। अब सोचो, क्या इसमें यहाँ पे फोर्सेस इन्वॉल्व हैं? कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है? देखो, फ्रिक्शन फोर्स दिख रहा है, स्प्रिंग फोर्स दिख रहा है, फोर्सेस इन्वॉल्व है। क्या डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है? हाँ, ये देखो, इनिशियली जो ब्लॉक है ये एल डिस्टेंस पे है, और फाइनली ये कंप्रेस कर देगा स्प्रिंग को, तो वहां पे भी डिस्टेंस एल होगा, तो देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व। और वेलोसिटीज इन्वॉल्व है, देखो वेलोसिटी वी नॉट दी हुई है, और फाइनली जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इन्वॉल्व है, मतलब अपने को समझ में आया कि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। ठीक, अब यहाँ पे समझो ध्यान से, मैंने जो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको सिखाया है वो है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय स्यूडो, ठीक है, इज इट इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू। ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हमने यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पढ़ा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होती है, क्या आपको किसी को पता है? वैसे मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ, ये रिवीजन है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बट बिकॉज देयर आर सम न्यू स्टूडेंट्स, सो आई जस्ट वांट टू आस्क देम, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग? डू यू अंडरस्टैंड? So potential of the energy of the spring is given as half into k into x square, where x is compression or extension from equilibrium position. Guys, be very vocal and raise your voice and give me feedback, right? तभी सीखोगे बेटा, अदरवाइज गायब हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग इज हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। क्या ये मेरी बात समझ में आई है? ठीक, एक्स क्या है? एक्स कंप्रेशन भी हो सकता है, एक्स एक्सटेंशन भी हो सकता है। पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर तब आता है व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट नेचुरल लेंथ इज कंसिडर्ड जीरो। अगर नेचुरल लेंथ पे हम इसको जीरो मानते हैं, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जो होती है वो हाफ की एक्स स्क्वायर होती है। अगर नेचुरल लेंथ पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने तो, बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं, सुन लेना ध्यान से। ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में आएगा, अकल लगाने वाले क्वेश्चन में, या फिर ऐसे क्वेश्चन जहां पे कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो जनरली बच्चे को याद होता है, बच्चे को, जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा होता है उसको याद होता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर है, पर वो ये बात भूल जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर तब होता है जब नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग में हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, तब एक्स एक्सटेंशन या एक्स कंप्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। अगर नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ना मानी जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सटेंशन एक्स या कंप्रेशन एक्स में हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं होगा, उसके साथ कुछ और वैल्यू जुड़ेगा। ये समझने वाली चीज है, क्या क्लैरिटी है फंडा? ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी के मेरे नोट्स में आप पक्का देखोगे, मैंने जस्ट उसको याद दिलाने की कोशिश की है। रिवीजन का सबसे बेसिक रूल ये होता है कि आपके पास जो बेसिक मेरे नोट्स हैं उनको भी रेफर करते चलें क्लास डिस्कशन में। जिसके पास मेरे नोट्स नहीं है, पहला टास्क है कि वो किसी भी बच्चे से जिसने नोट्स पक्के से बनाया है उससे नोट्स ले लें, और उस नोट्स को रिवीजन सेशन में लेके आए बूस्टर सीरीज में, आपकी प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी, सब कुछ आपको दिखने लगेगा, ठीक है। सो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं ना ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है, पोटेंशियल एनर्जी, दो तीन बातें जो हमने पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में पढ़ी हुई है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी हम जितने भी सवाल बनाते हैं, हम दो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इधर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये दो पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है पूरे मैकेनिक्स में, ठीक। तो अब सवाल है, इस सिचुएशन में, इस सवाल में हम किस पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग या दोनों?
इस सवाल में हम किस पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग या दोनों? दोनों। ओके, सुनो, एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि हम दोनों करेंगे, लेकिन क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा? क्योंकि रेफरेंस लेवल में कोई चेंज नहीं आया। क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस लेवल मानना पड़ता है? कि इतना बेसिक है फंडामेंटल सबको। तो अगर रेफरेंस हम जीरो यहां पे मानते हैं तो देखो इसकी हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और इनिशियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में ही चेंज आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब सुनो, तो हमें निकालना फाइंड मिनिमम स्पीड v नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंटिन्यूअस सो दैट द मैक्सिमम कंप्रेशन इज L। ओके, लेट्स सी नाउ। सबसे पहले देखते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि जब ये ब्लॉक चलेगा यहां से, जो कि L दूरी है फ्रॉम दिस स्प्रिंग, और स्प्रिंग को L से कंप्रेस कर देगा, तो बेसिकली क्या ये इफेक्टिवली 2L दूरी चला ये ब्लॉक? क्या अगर आप इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते वक्त हमें एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है जहां पे सारे फोर्सेस हमें दिखाने पड़ते हैं। क्या फोर्सेस लग रहा है? एक लग रहा है mg, दूसरा लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा लग रहा है फ्रिक्शन, और एक फोर्स लगेगा जब स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगा, विच इज द स्प्रिंग फोर्स। बट स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसका वर्क डन जो आ रहा है ये कहां पे फ्लो इन हो रहा है? ये डेल्टा यू पे फ्लो इन हो रहा है। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में नहीं दिखा रहे हैं। समझे कॉन्सेप्ट? ये जो kx है, क्या ये स्प्रिंग फोर्स है? क्या स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है? तो अगर स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हम पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में दिखाते हैं? अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या भला है सर, मैं बताऊंगा, सुने ध्यान से। क्या ये समझ में आया? डेल्टा यू में आएगा। अब देखो वर्क डन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा? म्यू आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा यहाँ पे, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 2L। देखो इसके आगे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तुम बता सकता है माइनस साइन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि देखो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ 2L का, तो क्या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है? तो क्या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस म्यू इंटू mg इंटू 2L, बोलना पड़ेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? अभी यहाँ पे देखो, इस सिचुएशन में अगर तुम देखोगे, ध्यान दोगे, एक्सटर्नल फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, पर नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जिस डायरेक्शन में लग रहा हो, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। स्यूडो फोर्स कुछ है नहीं, क्योंकि सारा ऑब्जर्वेशन कहाँ पे हो रहा है? ग्राउंड फ्रेम से। ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड फ्रेम में सिचुएटेड है। क्या बताया गया था, याद करो लास्ट क्लास में। तो ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड फ्रेम पे हमेशा, वर्क एनर्जी थ्योरम 99% ऑफ द केसेस में हम ऑब्जर्वर को कहां पे सेटल करेंगे? ग्राउंड पे। कहां पे सेटल करेंगे? ग्राउंड पे। तो ग्राउंड से अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, क्या सूडो फोर्स जीरो हो जाएगा? क्योंकि ग्राउंड फ्रेम पे जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। क्या क्लियर है? फंडामेंटल इज इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू। डेल के क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब एल कंप्रेस हो जाएगा मैक्सिमम, क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी? तो क्या डेल के की वैल्यू हो जाएगी जीरो माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और ध्यान से सुनना, डेल यू की वैल्यू, अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं, जीरो है पोटेंशियल एनर्जी। अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? डेल यू इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? स्प्रिंग कितने से दब जाएगा फाइनली? फाइनली स्प्रिंग कितने से दबेगा? क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड मिनिमम स्प्रिंग रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू ब्लॉक सो दैट द मैक्सिमम कंप्रेशन इज L। तो फाइनली क्या स्प्रिंग L से कंप्रेस होगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर के अंडरस्टैंडिंग से, क्या हाफ के एल स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू हो गई L, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन है L। क्या ये मेरी बात समझ में आई है? माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियल कंप्रेशन जीरो था, क्योंकि ब्लॉक अभी तक टच नहीं किया था। ये आ गया आपका आंसर। अब आपको क्या निकालना है? मिनिमम स्पीड वी नॉट, तो ये वी नॉट निकालनी है। तो वी नॉट निकालने के लिए आप क्या करो, ये माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को इस साइड ले जाओ। अब पूरा मैथ्स है, बेसिक एल्जेब्रा, वेरिएबल के साथ डील करना है।
क्या ये आ जाएगा हाफ के एल स्क्वायर प्लस म्यू एम जी इंटू 2l, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये हाफ को उस साइड उड़ा दो, क्या एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम 4 टाइम्स म्यू एम जी एल, वी नॉट इज इक्वल टू के एल स्क्वायर प्लस 4 म्यू एम जी एल बाई एम अंडर रूट। क्या ये मेरा आ जाएगा मिनिमम स्पीड? क्या ये समझा सबको? एवरीवन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? क्लियर है? समझा आपने? एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है ये फंडामेंटल? समझ रहे हो ना गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, ये एक सेटअप है, देखना। ठीक है, ब्लॉक की मास है 500 ग्राम, 500 ग्राम की ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 500 न्यूटन पर मीटर, ये 4 मीटर है। सुना ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द ब्लॉक इज कंप्रेस्ड, सुनना, ब्लॉक इज कंप्रेस्ड by 5 centimeter and released, block is compressed नहीं, spring is compressed, spring is compressed by 5 centimeter and block is released, and block is released. Find the distance where block will strike the ground located 4 meter below the spring. All surfaces are frictionless. All surfaces are frictionless. क्या करोगे बेटा इसमें, बताओ? चलो बताओ, अकल लगाओ। इस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया, इसके अंदर का फिजिक्स समझो। व्हाट इज द फिजिक्स ऑफ द प्रॉब्लम? मैथ्स पे हम बाद में आएंगे। व्हाट इज द फिजिक्स ऑफ द प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम की फिजिक्स क्या है, बोलो। क्या इमेजिन कर पा रहे हो? हमने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया 5 सेंटीमीटर तक, तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। सोचो, अब जैसे ही हम इस ब्लॉक को रिलीज करेंगे, क्या ब्लॉक भागेगा? क्या ये ब्लॉक भागेगा? क्या ये ब्लॉक भागेगा? तो ब्लॉक भागेगा, और भागने के बाद वो इस सरफेस को छोड़ देगा। तो जब इस सरफेस को वो छोड़ेगा, क्या वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऐसे गिरेगा? ये समझ रहे हो क्या? तो अब सवाल है, जब वो इस सरफेस को छोड़ेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी? उसके बाद हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का एनालिसिस लगाना पड़ेगा। क्या आपको क्वेश्चन समझा? ऐसे सवाल आते हैं, दीज आर मिक्स्ड कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, और ऐसे ही सवाल फिजिक्स में मैक्सिमम होते हैं, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। इसके अंदर देखो, वर्क, पावर, एनर्जी आ गया, प्रोजेक्टाइल आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? अच्छा, कैसे करोगे इसको सॉल्व, बताओ? हाउ वुड यू प्रोसीड? चलो, ये समझ में आ रहा है, फोर्सेस इन्वॉल्व है, डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, वेलोसिटी इन्वॉल्व है। तो हम, ये तो समझ में आ रहा है कि बेसिकली विल स्टार्ट विद वर्क एनर्जी थ्योरम। लग रहा है ये लगाना पड़ेगा। पहली चीज देखो, मैं ये ना आपके, करेक्ट, वेरी गुड,
देखो मैं आपको हमेशा आपके थॉट प्रोसेस में ये स्टेप इंक्लूड कर रहा हूँ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड आई वुड अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स टू नॉट टू इग्नोर और बाईपास दिस स्टेप कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इन्वॉल्व है, इसीलिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं. समझ में आ रही है? तभी तुम डिसाइड कर पाओगे कि यहाँ पे किसी भी सवाल में वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा या नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि मिक्स्ड वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, वर्क बाय एनर्जी का लिखा हुआ नहीं रहेगा कि वर्क बाय एनर्जी का क्वेश्चन, आपको खुद डिसाइड करना है. सो फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इन्वॉल्व है वर्क इन. अब सोचो कैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इन्वॉल्व है. फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी जाएगा फिर गिरेगा, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, बॉडी की वेलोसिटी होगी या ना, सब इन्वॉल्व वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क एनर्जी थ्योरम है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे. तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए मेरा बेसिक फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय स्यूडो इज इट इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू गाइस एवरीवन. ये समझ में आता है? अच्छा, ये इक्वेशन लगाने से पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें. हमारा सिस्टम क्या है? क्या हमारा सिस्टम ये ब्लॉक है? क्या ये इनिशियल कंडीशन है जब यहाँ से छूट रहा है? क्या फाइनल कंडीशन है जब ये यहाँ पे आ रहा है? ठीक. अब देखो, समझ रहे हो ना सब लोग, एवरीवन समझ रहे हो? ठीक. अब देखो यहाँ पे, ठीक है. तो अब सवाल ये आता है, देखो अब सवाल ये आता है कि वेयर इट विल लैंड, ये पूछा गया है. ठीक. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, वेयर इट विल लैंड, तो हम फाइनल कंडीशन यहाँ नहीं बनाते हैं. हम फाइनल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन जब कंप्रेस्ड है और फाइनल कंडीशन जब ये रिलीज हुआ तब का बनाते हैं. ठीक है, इनिशियल कंडीशन है और जब ये रिलीज हो रहा है कुछ वेलोसिटी v से, तब वो फाइनल कंडीशन बताते हैं. ठीक है, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ. ये कंप्रेस स्टेट में सी एस लिख रहा हूँ, सी एस मतलब कंप्रेस स्टेट में, इसको मैं बोल रहा हूँ इनिशियल कंडीशन. और जब ये रिलीज हो गया स्प्रिंग से और इसकी कुछ वेलोसिटी मिल गई है, ये है मेरा फाइनल कंडीशन. तो यहाँ पे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ. तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन स्यूडो इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर कहाँ पे होता है? ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में होता है 99% ऑफ द केसेस में. ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में सिचुएट कर दिया. यही ऑब्जर्वर ये वर्क डन भी कैलकुलेट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड का. यही ऑब्जर्वर डेल्टा के और डेल्टा यू भी कैलकुलेट कर रहा है. सेम ऑब्जर्वर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन करवाएंगे. ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है. चलो देखते हैं. फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ नहीं है तो वर्क डन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है. एक्सटर्नल फोर्स कुछ है क्या? है. एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन, उसका भी वर्क डन जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सूडो फोर्स कुछ भी नहीं है, जीरो है. ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म्स इंडिविजुअली जीरो हो रहे हैं और सम में जीरो हो रहे हैं. तो वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड एज डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बोलता हूँ. इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. आप में से मैक्सिमम लोगों ने वो सुना होगा, पक्का गारंटेड. जो मेरे पास नहीं भी पढ़ा है वो भी सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. आप सुनना ध्यान से. मैं जनरली मेरे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ना यूज करके वर्क एनर्जी थ्योरम ही यूज करें. अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज होता होगा तो अपने आप वर्क एनर्जी थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड के जो सभी वर्क डन है उनका सम या वो इंडिविजुअली में जीरो हो जाएंगे. समझा मैंने क्या बोला? फिर से सुनो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलना आसान है, अप्लाई करना डिफिकल्ट है. वर्क एनर्जी थ्योरम बोलना भी आसान है और अप्लाई करना भी आसान है. वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं बिंदास और लेफ्ट हैंड साइड में सभी वर्क डन बाय ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस वो कैलकुलेट करें. अगर ये सारे फोर्सेस जीरो हैं इंडिविजुअली या इनका सम जीरो हो रहा है कॉम्बिनेशन में, तो आपको दिखेगा डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो होते हुए. तो जब डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो होगा, इस स्पेशल सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. क्या आप समझे मैंने क्या बोला? बट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करना डिफिकल्ट है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी अप्लाई होगा जब हम ये प्रूव कर दें कि एक बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, स्यूडो, सभी के कारण वर्क डन जीरो है. तभी हम बोल पाएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल है. लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत गहरी बात बताई है मैंने, रिजल्ट तो तुरंत आ जाएगा. जो पॉइंट मैंने बोला इसको समझो, क्योंकि इसके ऊपर रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं बिकॉज उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होता है. क्या बात समझ में आ रही है? जब से एनटीए पेपर सेट कर रहा है ज्यादा जोर दे रहा है वो, क्या आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं. क्या बात समझ में आ रही है? ये बहुत गहरी बात बताई है मैंने, इसको ध्यान से सुनना. अब सुनो ध्यान से.
क्या डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी। तो फिर से बता रहा हूं, कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे, ऐसा बोलने की हड़बड़ी में मत रहो, ऐसा बोलने की हड़बड़ी में मत रहो। डू नॉट बी इन हरी, ऑलवेज अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। इंडिविजुअल सभी फोर्सेस का वर्क डन देख लो, अगर सबका कॉम्बिनेशन में या सब इंडिविजुअली जीरो हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली बोलो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल, एल्स नॉट। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? ठीक। अब देखो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो, डेल्टा के क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेट अस से फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। मास है 500 ग्राम, बाद में पुट करेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी जब ब्लॉक कंप्रेस्ड था। डेल्टा यू क्या करेंगे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अब फाइनल डेल्टा यू मैंने आपको बताया था, दो लेते हैं हम लोग, ग्रेविटेशन एंड स्प्रिंग, राइट गाइस? अब यहाँ पे तो एक ही लेवल पे चल रहा है तो ग्रेविटेशन तो जीरो हो जाएगा। स्प्रिंग की बात कर लें, इनिशियल फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जब स्प्रिंग को ब्लॉक छोड़ देगा? देखो ब्लॉक, एक बात समझ में आ रही ना, यहाँ पे ये ब्लॉक जो ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। आप में से मैक्सिमम लोग अभी एसएचएम कर रहे हो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की, सोचो क्या स्प्रिंग ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है? अगर कनेक्टेड होगी तो फिर छूट के तो वो गिरेगी ही ना, प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगी ही नहीं ना। समझा कि नहीं समझा? मतलब स्प्रिंग ब्लॉक के साथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ दबा दिया और छोड़ दिया। तो जब स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ एक्वायर कर लेगा, क्या उस स्टेज के बाद ब्लॉक और स्प्रिंग के बीच का कांटेक्ट छूट जाएगा? क्योंकि ब्लॉक को वेलोसिटी मिल गई होगी, वो आगे निकल जाएगा, स्प्रिंग वहीं पे रह जाएगा। हाँ सर। समझा कि नहीं फिजिक्स? हाँ सर। क्लैरिटी है ये? हाँ। तो बताओ, व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग? जीरो, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा फाइनल कंडीशन पे। ठीक। एंड व्हाट इज द इनिशियल? इनिशियल इज हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू हमें पता है, विच इज 500 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स हमने 5 सेंटीमीटर लिया था। ये देखो तो, हो, अरे वाह सर, मजा आ गया। मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये समझा क्या गाइस, एवरीवन? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर डीपली इन्वॉल्व इन व्हाट आई एम सेइंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ सर, एकदम समझा है। अब बताइए वेलोसिटी क्या होगी गाइस? क्या वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ के बाय एम इंटू एक्स। अब बिकॉज तुम लोग एसएचएम कर रहे हो तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम लोग अकलमंद बच्चे हो, तुम समझ जाओगे। देखो, अगर तुम ध्यान दो, मैंने तुम्हें सिखाया है, क्या ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे पहले था, ये मास था, इसको मैंने दबाया एक्स से, क्या ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन था? हाँ। अगर मैंने इसको एक्स से दबाया है, क्या ये एक्स ही एम्पलीट्यूड हो गया? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेलोसिटी मैंने निकाला है, तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तुमको ये इस फॉर्मेट में आता हुआ दिखाई देगा, ओमेगा ए, विच इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इन एसएचएम। अभी एसएचएम कर रहे हो तुम लोग को, एसएचएम जम रहा है, क्या ये समझ में आया? हाँ यार, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा तो देख, v को अंडर रूट ऑफ k बाय एम एक्स आया। अंडर रूट ऑफ k बाय एम तो ओमेगा होता है। अरे हाँ यार, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ओमेगा क्या होता है? अरे यार, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ओमेगा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ k बाय एम। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? क्या आप एसएचएम और वर्क पावर एनर्जी को लिंक कर पा रहे हो गाइस? गाइस एवरीवन, आर यू एबल टू लिंक द डॉट्स? हाँ सर। तो क्या ये ओमेगा आ रहा है? याद करो, मैंने बोला था मैक्सिमम स्पीड, आज भी दोनों बैचेस में मैंने बात की है मैक्सिमम स्पीड की, क्या वो आता है ये ओमेगा? हाँ। और ये देखो, ये एक्स जो है, सर ने बताया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना डिस्प्लेस करेंगे क्या वही एम्पलीट्यूड हो जाता है। हाँ, तो एक्स एम्पलीट्यूड है, तो देखिए अंडर रूट ऑफ के बाय एम एक्स आ रहा है, क्या ये ओमेगा है? हाँ। क्या ये स्पीड मैक्स है? हाँ। तो देखो, ये जब छूट रहा है, जब नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आ गया, उस टाइम पे छूट रहा है, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है नेचुरल लेंथ पे, क्या वो मैक्सिमम स्पीड है? तो जो बच्चे को ये समझ आ गई वो बोलेगा, अच्छा बेटा, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट बोलूंगा ये नेचुरल लेंथ पे छूट रहा है ना, तो नेचुरल लेंथ पे छूट रहा है, तो नेचुरल लेंथ इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन छूट रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, सॉरी, ए ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है अंडर रूट ऑफ के बाय एम, क्या ओमेगा की वैल्यू है एक्स, जो जिससे जितने से आपने कंप्रेस किया था स्प्रिंग को। क्या ये समझा बच्चे ने? सर आप ही समझ रहे हो, आप ही खुश हो रहे हो, हमें समझ नहीं आया। समझा कि नहीं समझा? समझा?
गाइज यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस, डू नॉट वरी। जो मैं पूछ रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, यू विल गेट एवरीथिंग। क्या ये समझा आपने मैंने क्या बोला? आई विल टेक अ पॉज। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? जिस बच्चे को ये समझ में आता है वो बोलेगा वाह मजा आ गया बॉस। मतलब अभी ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मेरे को जब एसएचएम दिख रहा है तो मैं बहुत बार ऐसा भी होगा कि मैं एसएचएम का कॉन्सेप्ट लगा के अपने आंसर खट से बता दूंगा बिना वर्क एंड थ्योरम लगाए। हाँ बिल्कुल, ये देखो। दिमाग में गया है, दिमाग में गया है कोई क्वेश्चन? देखो तुम लोग मेरे पास नहीं हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसको इंटरेक्टिव बनाओ। कोई क्वेश्चन एकदम दिमाग में सेट है? अच्छा, अब अगर दिमाग में सेट है, क्या इसके आगे की जर्नी कोई दिक्कत नहीं है? क्या मुझे के पता है? सुनो, क्या मुझे के पता है? हाँ सर, के 500 न्यूटन पर मीटर। क्या इसको पुट करूंगा के? क्या मुझे एम पता है? एम 500 ग्राम। 500 ग्राम को केजी में चेंज करूंगा क्योंकि, ठीक है, एम 500 ग्राम है, उसको केजी में चेंज करूंगा। केजी में क्यों चेंज करूंगा? बिकॉज सब एसआई यूनिट्स में रखना है। और एक्स जो है वो है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा, क्या मुझे वी मिल जाएगी? अब एक बार मुझे वी मिली, इसको कर लो, कर लो, चलो कर लो। कोई बच्चा बोल रहा सर एक बार कर लेते हैं, कर लो। के की वैल्यू कितनी है? 500। एम की वैल्यू कितनी है? 500 ग्राम। क्या ये 500 बटे 1000 हो जाएगा? और एक्स कितना होगा गाइस? एक्स है 5 सेंटीमीटर। क्या उसको मीटर में चेंज करूंगा तो इज इट 5/100 मीटर? क्या ये 1000 आया विच इज 10√10 गाइस इंटू 5/100 गाइस? क्या ये आ जाएगा √10/2 गाइस? ये मेरी वेलोसिटी आई। अब आगे की जर्नी सुनना ध्यान से। कोई बच्चा बोल रहा है पीछे का स्लाइड देखो, पीछे का स्लाइड देख लो। क्लियर है ये? डन। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक टास्क दे रहा हूं फॉर गुड थिंकर्स। क्या आप यहाँ पे एसएचएम के कॉन्सेप्ट लगा के आंसर ला सकते हो? आपने वर्क एंड थ्योरम से आंसर ले आया है। मुझे वो बच्चा चाहिए जो मुझे कल ये बताएगा सर मैंने यहाँ पे एसएचएम लगा के भी आंसर ले आया सर। अब मैं टेक्निक बता रहा हूँ। क्या यहां से यहां जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द स्प्रिंग, क्या आप यहाँ की वेलोसिटी निकाल सकते हो? क्या उसके लिए आपको इस स्टेज और इस स्टेज के बीच में वर्क एंड थ्योरम लगाना पड़ेगा? पूरे एंड तक नहीं, यहां तक। तो क्या वी आ जाएगी? ये जो वी है, क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में वी है ब्लॉक का? और क्या ये वी किसके बराबर होगा बताओ? किसके बराबर होगा बताओ? क्या ये वी मैक्स होगा? और क्या वो ए ओमेगा होगा? अरे नहीं समझा, ज्यादा हो गया। आज ही किया है एसएचएम, याद करो। क्या ये जैसे ये देखो, ये फील करो, फील करो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील। उसके बाद जो बचता है वो होता है मैथ्स, और वो भी बेसिक मैथ्स, 9वीं 10वीं का। मैक्सिमम जगहों पे वहीं पे काम हो जाता है। लेकिन फील जो है वो तो फिजिक्स ही देगा। वो तो वो तो फिजिक्स ही देगा। अरे चमका कि नहीं चमका एवरीवन? देख यहाँ की जो वेलोसिटी है मान ली वो वी है। क्या इसके बाद ये स्प्रिंग दबेगा? क्या ये जो पोजीशन है क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है क्या वो मैक्स वेलोसिटी होती है? आज ही पढ़ा है। तो क्या ये जो वी आएगा क्या ये वी मैक्स होगा? क्या वो ए ओमेगा होगा? ए क्या है, कितना दूर तक जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? एल। तो क्या ए की जगह पे आप एल सब्स्टिट्यूट करोगे? और ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कितना होता है? अंडर रूट ऑफ के बाय एम। अच्छा बेटा,
इज इक्वल टू ये जो v आएगी उसको पुट कर देंगे यहां, उसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। मस्त चीज, खतरनाक। क्या ये समझा? अगर आपको समझ में नहीं आया, जिन बच्चों को ये समझ में आया है उनको बहुत अच्छी क्लैरिटी लेवल आएगी। बाकी बच्चे थोड़ा सा एफर्ट मारें और सोचने की कोशिश करें कि मैंने क्या बोला। ये रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, आप इस पॉइंट पे सोच सकते हो, यू कैन थिंक ऑन दिस पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे हमने v निकाल लिया था, v की वैल्यू √10/2 थी। अब इसके बाद सॉल्व कैसे करें? सॉल्व ऐसे करेंगे कि ये ब्लॉक अभी गिर रहा है, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये हाइट कितनी है 4 मीटर, क्या इसके आगे प्रोजेक्टाइल मोशन का एनालिसिस है? अब ये जो वेलोसिटी है इसकी, क्या इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है ऐसे, और उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है ये, विच इज √10/2। समझा कि नहीं समझा गाइस? एवरीवन समझा सर? अब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0। अब सोचो कितने दूर पे गिरेगा, क्या ये इसका रेंज है? और ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं है, तो क्या यहाँ पे हम वो सब जितने फॉर्मूला हमने रटे हैं, टाइम इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, रेंज इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी इंटू u cos थीटा, क्या ये सब अप्लाई कर सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं कर सकते। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? वो सारे फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। जैसे ही कुछ हाइट से प्रोजेक्टाइल हो या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ना हो, तो उस केस में क्या हमें बेसिक से चलना पड़ता है? क्या करते हैं, ये जो 0 वेलोसिटी से ये गिर रहा है, इसको कितना समय लगा ये 4 मीटर गिरने में, उतने समय में क्या है √10/2 स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता जाएगा। तो कितना समय लगा इसको 4 मीटर गिरने में, क्या किनेमेटिक्स से निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट है -4 मीटर, एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकेंड पर। ये -10 कहां से आया? होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम पूछा गया है। क्या यहाँ पे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दे? अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s की वैल्यू देखो -4 है, यूटी u की वैल्यू 0 है तो यूटी की वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू -10 है इंटू टी स्क्वायर है, क्या ये वैल्यू आ गई -5। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई -4/-5, -4 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, टी की वैल्यू आ गई √4/5। इतने समय में √10/2 स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से ये आगे जाता रहेगा। यस, तो आपका आंसर आएगा रेंज विल बी क्या √10/2 इंटू √4/5। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी √10/5, बिकॉज √4 की वैल्यू 2 आती है, 2 कट हो जाएगी। क्या आंसर आ जाएगा? √2 मीटर्स। क्या आंसर आ जाएगा? √2 मीटर्स। एवरीवन, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नोट करें। ओके, सो यू नो व्हाट, तो आज अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने बहुत ज्यादा उसी तरीके से नहीं पढ़ाया है जैसे यूजुअली हम पढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट करते हैं, बिकॉज ये रिवीजन सेशन है, आपको और अपने आप को बिल्ड करना है। तो मैंने कॉन्सेप्ट को पकड़ा है और उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस कैसे लगाना है, एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। ऐसे ही मेरे बूस्टर सीरीज के सेशन चलते हैं। जो नए हैं उनको ये फील आ रही होगी, हाँ हम एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख रहे हैं, यही फिजिक्स में आपको सीखना है। सो आज का सेशन थोड़ा सा, मैंने आपको पहले ही बताया था, आज का सेशन थोड़ा कटेल रहेगा, 8:30 तक नहीं चलेगा, 8 बज चुके हैं, 8 बजे तक ही सेशन था ये। तो आज का सेशन मैं एंड करता हूँ। वी विल मीट अगेन टुमारो सेम टाइम एट 7 PM, बट टुमारो वी विल हैव द सेशन टिल 8:30। ठीक है, तो चलो बाय, टेक केयर। आई होप यू लर्नड अ लॉट टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। चलो बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।